हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल, जो कि 300 से लेकर 327 तक डील करता है, जिसमें कि हमने 300 से लेकर 319 कंप्लीट कर लिया है। 320 का हमने सब क्लॉज 1 2 पार्टों में खत्म किया है। ये 320 का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। हम स्टार्ट करेंगे सब क्लॉज 2 से। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड 45 of 8060 स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर सच ऑफेंस इज पेंडिंग बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन इन द थर्ड कॉलम ऑफ दैट टेबल। इसमें वही कहा जा रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा था, बस फर्क ये है कि जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें आप आपस में समझौता कर सकते थे बिना कोर्ट के परमिशन के, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। आप कोर्ट से परमिशन लेंगे, कोर्ट आपको परमिट करेगा, तभी आप आपस में समझौता कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा सेक्शन है। आईपीसी सेक्शन 312 बात करता है कॉजिंग मिसकैरेज। अगर किसी के गर्भपात का कारण बन रहे हैं आप, ठीक है, कोई भी महिला का जो प्रेग्नेंट है, अगर उसके गर्भपात का कारण बन रहे हैं, वो महिला अगर खुद भी ऐसा करा रही है, गर्भपात वो खुद भी करा रही है या कोई और करवा रहा है, तो फिर ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है अगर ये साबित होता है तो, जिसको हम एबॉर्शन भी बोल सकते हैं। 2 साल तक का सजा आपको हो जाएगा और फाइन भी हो सकता है। लेकिन ये कंप्रोमाइजेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? वो लेडीज कंप्रोमाइज करेगी जो लेडीज के साथ ऐसा हुआ है। यानी कि अब इसका फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे आपने उसको मिसगाइड कर दिया, एक लेडीज को आपने मिसगाइड कर दिया, मिसगाइड करने के कारण उसने एबॉर्शन करवा लिया, बाद में उसको पता चला कि ये बात जो इसने कहा था वो गलत था, तो फिर आप पर ये 312 का ही धारा लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें एक और चीज यहाँ पर खासियत है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है, अगर लेडीज फील करने लगती है, यानी कि बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, अगर उसके बाद कोई ऐसा करता है तो 7 साल तक की सजा, और वो कंपाउंडेबल ऑफेंस भी नहीं है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। उसके बाद वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 325 आईपीसी 325 बात करता है ग्रीवियस हर्ट के बारे में। जानबूझकर अगर आप किसी को गंभीर चोट पहुंचा देते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है अगर साबित होता है तो। लेकिन कंप्रोमाइजेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? जिसको चोट लगेगा, जिसको आप गंभीर चोट पहुंचाएंगे वो चाहे तो आपके साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर कोर्ट परमिशन देगा तब। ऊपर जो हमने पढ़ा वो बिना कोर्ट के परमिशन का था, यहाँ पर कोर्ट परमिट करेगा उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। आपको कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद है आईपीसी 337 कॉजिंग हर्ट बाय डूइंग एन एक्ट सो रैशली एंड नेग्लिजेंटली एज टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। इसमें कहा जा रहा है कि आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को भी खतरा है, ठीक, और आपको तो खतरा है ही, प्लस में दूसरे का नुकसान हो सकता है, दूसरे को वो चोट पहुंच सकता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर वो कंप्लेन करता है तो 337 की धारा के अंदर आप पर केस दर्ज होगा और आपको 6 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है। लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? वो आदमी जिसको आपके कारण हर्ट पहुंचा होगा, जिसको चोट पहुंचा होगा। अब देखिए, अब इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं। आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप रोज गाड़ी चला रहे हैं एकदम स्पीड में। एक घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो आपने अपने गाड़ी का साइलेंसर खुलवा दिया। ये अच्छा एग्जांपल है। आपने अपने गाड़ी का साइलेंसर खुलवा दिया। साइलेंसर खुलवाने के बाद उसके घर के सामने से आप रोज गो गो करके निकलते हैं स्पीड में, तो वो आदमी चाहे तो 337 के अंदर आप पर केस कर सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह का हर्ट है, क्योंकि उस आदमी को तकलीफ हो रहा है, वो बूढ़ा आदमी है, उसको उतना साउंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? आप पर केस कर देगा। हाँ, और आपको 6 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है। लेकिन अगर बूढ़ा चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद 338 आईपीसी 338 क्या बात करता है? कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डूइंग एन एक्ट सो रेशली एंड नेग्लिजेंटली एज टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर। इसमें कहा जा रहा है कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि छोटा मोटा अपराध कर दिया, आपने कोई ऐसा काम किया जिसके कारण छोटा सा नुकसान पहुंच गया किसी को। लेकिन यहाँ पर क्या है? ग्रीवियस हर्ट, यानी गंभीर चोट पहुंच गया। आपके किसी गलती के कारण किसी को गंभीर चोट पहुंच गया तो तब आप पर जो धारा लगेगा वो लगेगा 338 आईपीसी, और आपको 2 साल तक की सजा और 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? जिसको आपने गंभीर चोट पहुंची, जिस आपके कारण गंभीर चोट पहुंचा है, वो चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट थिंग रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन थे। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी आदमी को आप डराकर, धमकाकर या क्रिमिनल फोर्स का यूज कर अगर उसको कन्फाइन करने का कोशिश करते हैं, यानी कि गलत तरीके से उसको कहीं रखने का प्रयास करते हैं, तो आप पर 357 धारा लगेगा आईपीसी का,
जिसके कारण, लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? जिसको आपने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, जिसको आपने डराया है, वो चाहे तो आपके साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। अगर नहीं कंप्रोमाइज करेगा, साबित होने पर 1 साल की सजा और 2000 रुपया आपको फाइन लग सकता है। उसके बाद है हमारा 381 आईपीसी 381, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर। जो मास्टर के पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है, अगर उसको आप चोरी कर लेते हैं, आप उनके नौकर हैं या एज अ क्लर्क आप काम करते हैं और उन्हीं का सामान अगर आप चोरी कर लेते हैं, तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। उसके बाद लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? जो जिसका प्रॉपर्टी आपने चुरा लिया, यानी आपका मास्टर जो है वो चाहे तो आपके साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर आप किसी के भरोसे को तोड़ते हैं आपराधिक दृष्टि से, अगर आप तोड़ देते हैं, तो आपको जो सजा हो सकता है वो 3 साल तक का सजा हो सकता है और प्लस फाइन भी हो सकता है। और लेकिन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? जिसके खिलाफ आपने ये काम किया है, यानी कि जिसका भरोसा आपने तोड़ा है, अगर वो चाहे तो आपके साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट 408। अगर मतलब जो क्लर्क है, जो सर ऊपर देखिए 381 में हमने थेफ्ट पढ़ा था, यानी चोरी, अगर चोरी करता है तब 381 लगेगा। यहाँ पर देखिए 408 में क्या लिखा है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर थेफ्ट का बात नहीं हुआ। ट्रस्ट बहुत तरीके से भी तोड़ा जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप चोरी करेंगे तभी आप किसी का ट्रस्ट तोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। आप चोरी नहीं भी करते हैं, किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको वो आप पर भरोसा करके आपको छोड़ के जाता है और आप वहाँ पर किसी दूसरे के साथ मिलकर उसको लॉस करवा देते हैं। आपने चोरी नहीं किया लेकिन लॉस करवा दिया, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर आएगा और तब आप पर 408 लगेगा। अगर आप क्लर्क हैं और सर्वेंट है तो 408 लगेगा। 408 के तहत आपको 7 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? कंप्रोमाइज करेगा वो जिसके साथ आपने ऐसा किया है, ठीक। उसके बाद 418 आईपीसी बोलता है चीटिंग अ पर्सन हुज इंटरेस्ट द ऑफेंडर वाज बाउंडेड आइदर बाय द लॉ और लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के साथ बेईमानी करते हैं और किस संदर्भ में आप बेईमानी कर रहे हैं, आप वो काम करने के लिए बाध्य हैं, चाहे तो आपको लॉ वो काम करने के लिए बोल रहा है, हाँ, या तो आप उसके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो फिर अगर और तब आप ओमिट करते हैं, तब उसके साथ चीटिंग करते हैं, तो आप पे 418 लगेगा। चीटिंग मतलब क्या? आप किसी के साथ ऐसे भी बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लीगली बाउंड है वो काम करने के लिए, मान के चलिए छोटा सा एग्जांपल बोल रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, तो आप 2 रुपये का टिकट कटाते हैं या 5 रुपये का टिकट कटाते हैं सरकारी अस्पताल में, वो आपसे 20 रुपया ले रहा है, आपको पता ही नहीं है कि 2 रुपया लगता था, यहाँ पर आपसे 20 रुपया लिया, ठीक। वो लीगली बाउंड था आपके साथ, लॉफुली वो बाउंड है कि वो आपको बताए कि यहाँ पर टिकट 2 रुपये में मिलता है, लेकिन वो आपसे ठग लिया आपको, तो ये होता है चीटिंग करना, ठीक। ये हो गया बेईमानी करना। 418 के अंदर उस पर केस दर्ज हो सकता है। वो ये भी बोल सकता है कि इन्होंने दिया, आपने रखा क्यों, तो ये हो गया चीटिंग, ठीक। मैंने एग्जाम्पल के तहत बोला, आप अंदाजा लगा के दूसरा एग्जाम्पल भी निकाल सकते हैं। तो 418 आप पर लगेगा। और जब 418 कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा? जिसके साथ आपने चीट किया है, वो चाहे तो आपके साथ कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं करता ऐसा, तो 3 साल तक की सजा आपको हो सकती है। उसके बाद आते हैं 420 चीटिंग। 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और द मेकिंग अल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी। इसमें कहा जा रहा है 420 हमने मतलब फर्जीवाड़ा, 420 में हमने समझा होगा कि आदमी 420 है, तो यही आईपीसी सेक्शन 420 का बात होता है वहाँ पर, कि वो आदमी डिसऑनेस्टली आपको इंड्यूस कर देता है, आपको मोहित कर लेता है या आपको प्रेरित करता है कि आप वो सामान को या तो कहीं पहुँचा दीजिए, कहीं पर पहुँचवा देता है, या तो उसमें कुछ नया काम करवा देता है। यानी सामान में वो आपको क्या बोलेगा कि चीनी में नमक मिला दो, फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि चीनी 30 रुपये बिक रहा है, अगर नमक मिला दो या 80 रुपये बिकेगा, तो वो क्या करेगा, चीनी में नमक मिलवा दिया आपको, तो ये हो गया चीटिंग। आपसे एक साथ आपका जो प्रॉपर्टी था, नमक का पैसा भी बर्बाद कर दिया और चीनी का पैसा भी बर्बाद कर दिया, इसके कारण जो आपको लॉस हो गया ना, ये हो गया चीटिंग करना। हम एग्जाम्पल के तहत बोले, इतना बेवकूफ़ कोई होता नहीं है, तो 420 लगेगा उस पर। और उसके बाद अगर लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन मतलब कंप्रोमाइज करेगा? कंप्रोमाइज करेगा जिसके साथ आप ऐसा करेंगे, जिसके साथ आपने चीट किया है, वो आदमी आपके साथ चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। उसने आपको क्या बोल दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसलिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई आपके साथ आपको बोल रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, वो भाड़े पर रह रहा है या 2 दिन के लिए आया है,
वो आपको दिखा दे कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, आप यहाँ पर सामान पहुँचवा दीजिए, ये घर है हमारा, आपको पैसा दे देंगे, ठीक। लेकिन वो ऐसा किया नहीं, अपना सामान पहुँचवा लिया, सामान पैक किया और यहाँ से चला गया। ये भी 420 के अंदर ही आएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमारा जो आगे है वो है सेक्शन 494, यानी कि मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। एक पत्नी के रहते हुए या पति के रहते हुए दूसरी शादी कर लेना, अगर आप करते हैं ऐसा तो आप पर 494 आईपीसी के तहत केस हो जाएगा और आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कर लेना या एक पति के रहते दूसरी शादी कर लेना तो आपको 494 लग सकता है। लेकिन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस, कौन कंप्रोमाइज करेगा? जो हस्बैंड जो है, जो हस्बैंड और वाइफ है, अगर वो चाहे, जो पहली वाली है वो चाहे तो आपके साथ कंप्रोमाइज कर सकती हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 500, देखिए 500 डायरेक्ट बात करता है डिफामेशन का, लेकिन यहाँ पर एक चीज मेंशन है, आप देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन, टेरिटोरी मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन व्हेन इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें कहा जा रहा है कि जब इनके खिलाफ आप कुछ बोलते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा, तो उनके खिलाफ आप कोई अभद्रता करते हैं, डिफेम करने का प्रयास करते हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेन करता है, ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कंप्लेन करेगा ना इनके खिलाफ। जो प्रेसिडेंट तो कोई पर्सनल आदमी है नहीं, वो देश का आदमी है, मतलब देश का आदमी तो है, मतलब एक प्रेसिडेंट सबका है, राष्ट्रपति जो है वो सबके हैं, वो एक पोस्ट है। अगर आप उसका अपमान करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेन करेगा और तब आपको जो सजा है, अगर वो साबित हो जाता है तो 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। लेकिन जो अगर चाहे तो कंप्रोमाइज भी हो सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। आप एक चीज ध्यान रखिए, जब हम प्रेसिडेंट का बात करते हैं ना, तो जैसे रामनाथ कोविंद जी थे, तो हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं, हम उनके पोस्ट के बारे में बात करते हैं। अब आप रामनाथ कोविंद जी को कुछ बोल दीजिए तो वो डिफेमेशन के अंदर आएगा, जरूर वो कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो प्रेसिडेंट है तब। आपने प्रेसिडेंट के बारे में अगर कुछ बोला तब। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 509 बात करता है, 509 uttering words or sound or making gesture or exhibiting any object intending to insult the modesty of a woman or intruding upon the privacy of women। इसमें कहा जा रहा है कि आप किसी भी महिला को खराब शब्द से या ऐसा कोई साउंड निकाल के या इशारा करके या किसी सामान को दिखाकर, ऑब्जेक्ट को दिखाकर आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, उसका जो प्राइवेसी है उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें आपको सजा, आप धारा लग सकती है 509। अब आप बोलेंगे किसी महिला को देख के सीटी मारना, तो ये भी है, ये भी 509 के अंदर ही आएगा। अगर आप महिला को बार बार परेशान कर रहे हैं तो आप पर धारा 509 के अंदर केस होगा और साबित होने पर 3 साल तक की सजा आपको हो सकती है, लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? कंप्रोमाइज करेगा जिस महिला के साथ आपने ऐसा किया। अब हम आ गए 320 सब क्लॉज 3 पे। ये क्या बोलता है? व्हेन एन ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर दिस सेक्शन, द अमेंडमेंट ऑफ सच ऑफेंस और एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस और देयर द एक्यूज इज लायबल अंडर सेक्शन 34 और 149 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में बी कंपाउंडेबल इन लाइक मैनर। इसमें कहा जा रहा है कि सीधा सा बात है कि अगर जो ऑफेंस है अगर वो कंपाउंडेबल हो सकता है तो उस ऑफेंस को अटेम्प्ट करना या उसके लिए उकसाना, जो ऑफेंस आप कंपाउंडेबल कह रहे हैं ऊपर टेबल में, तो उस ऑफेंस के लिए उस्काना या उस अपराध की, मतलब उस अपराध को करने का कोशिश करना, अगर इन दोनों में से कोई चीज है तो वो भी कंपाउंडेबल होगा। यहाँ पर ऐसा ही कहा जा रहा है। उसके बाद 4 ए बोल रहा है व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन the age of 18 year, under the age of 18 year, or is an idiot or anointing any person committed to contact on his behalf may with the permission of the court compound such offense। में कहा जा रहा है कि कोई आदमी 18 साल से नीचे है या पागल है या अनसाउंड माइंड है या लॉयल्टी है, जो भी है, किसी कारण से भी कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसके बिहाफ पर कोई कॉन्टैक्ट करके उसके साथ, तो अगर कोई कॉन्टैक्ट कर लेता है उन लोगों के साथ तो वो उसके बिहाफ पर जाकर उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है, यानी कंप्रोमाइज कर सकता है। लेकिन कोर्ट से परमिशन लेना होगा कि मैं इसके साथ कांटेक्ट कर रहा हूं, मैं इसके बिहाफ पर कंप्रोमाइज करूंगा। अगर कोर्ट परमिट करता है तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। बी when the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is dead, the legal representative as defined in the Code of Civil Procedure 1908 of such person may with the consent of the court compound of such offense। अब जिसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर के अंदर, यानी सीपीसी के अंदर, वो आदमी अगर चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन कोर्ट
परमिशन लेने के बाद, अगर कोर्ट से परमिशन मिलता है तो वो ऐसा कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो कब, जब जो मेन आदमी है वो मर जाता है तब। अगर मेन आदमी मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट से परमिशन लेके ऐसा कर सकता है। उसके बाद 5 बोल रहा है when the accused has been committed for a trial or when he has been convicted and appeal is pending, no composition for the offence shall be allowed without the leave of the court to which he is committed or as the case may be before which the appeal is to be heard। इसमें कहा जा रहा है कि एक बार ट्रायल चालू हो गया, यानी कि ट्रायल आपने कमिट कर दिया, करवा दिया और वो आदमी कन्विक्टेड हो गया, ठीक है, अब उसके पास अपील है, अपील उसका पेंडिंग चल रहा है, तो अब आप अगर कंप्रोमाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट का परमिशन लेना होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, कोर्ट का परमिशन लेके आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। कहाँ? जहां पर उसका अपील है, यानी हायर कोर्ट में जहां आपने अपील किया वहां भी आप जाएं, वहां से भी अगर चाहें तो आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, या तो जिस कोर्ट में मतलब कमिट ट्रायल चला है उस कोर्ट से परमिशन लेके आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। टेबल 1 में हो या 2 में हो, ठीक, आपको परमिशन लेना ही होगा, ये मैंडेटरी है यहाँ पर। उसके बाद 6 बोल रहा है ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिविजन अंडर सेक्शन 401 में अलाउ एनी पर्सन टू कंपाउंड एनी ऑफेंस विच सच पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड अंडर दिस सेक्शन। इसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट इन दोनों के पास एक पावर है 401 के अंदर, रिवीजन पावर, केस को दोबारा देखना। तो उस समय भी अगर वो कोई चाहे तो कंपाउंड कर सकता है, यानी कंप्रोमाइज कर सकता है। ठीक, वो दोनों के पास ये पावर है। अब कोई रिवीजन के लिए गया हाई कोर्ट तो वहां भी आप चाहें तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में रिवीजन है वहां भी आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। उसके बाद 7 है नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द एक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ अ प्रीवियस कन्विक्शन लायबल आइदर टू इनहेस्ट पनिशमेंट और टू पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड फॉर सच ऑफेंस। इसमें कहा जा रहा है, सीधा सा बात है कि जो आदमी एक बार कन्विक्टेड हो चुका है ऑफेंस में, ठीक है, वो आदमी गिल्टी है, अब उसका सजा या तो बढ़ाया जाना चाहिए या फिर डिफरेंट काइंड का ऑफेंस है, मतलब किसी दूसरे तरीके का ऑफेंस कर दिया है, जो भी हो। तो वहां पर एक सीधा सा बात है कि अगर आप प्रीवियस आपको पहले सजा हो चुका है किसी भी अपराध में तो आप कंपाउंड नहीं कर सकते, आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 8वां बोल रहा है द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्यूटल ऑफ द एक्यूज्ड विद हुम द ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड। इसमें कहा जा रहा है कि अब इफेक्ट कैसा होगा, तो जैसा जजमेंट के बाद कन्विक्शन या एक्यूटल होता है तो यहाँ पर उस आदमी को एक्यूटल माना जाएगा, जिसके साथ भी कंपाउंडेबल कर लेगा इस केस को यहीं पर खत्म करके उस आदमी को एक्यूटल माना जाएगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 9 नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन। इसमें कहा जा रहा है कि अदरवाइज, यानी कि अब जो हमने 1-2 टेबल पढ़ा उसके अलावा आप किसी भी ऑफेंस के अंदर कोई भी ऑफेंस अगर कोई करता है या होता है तो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। 2 जगह पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, एक जो टेबल के बाहर कोई अगर सेक्शन दिया गया है तब, और उस नहीं तो यहाँ पर जो लिखा गया है 7 में लिखा गया है कि अगर किसी को पहले सजा हो जाता है उसी ऑफेंस सब में, और जो भी पहले अपराधी है तो उसको उसके साथ भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। जय हिंद। इसके बाद हम आगे 321 पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद।